नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा होने वाली है, जिसमें बुधनी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा निर्वाचित होने से खाली हुई है, जबकि विजयपुर और बीना में कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की वजह से सीट खाली हुई है। विजयपुर से तो कांग्रेसी दिग्गज रामनिवास रावत मोहन यादव सरकार में वन मंत्री भी बन चुके हैं, जबकि बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कुछ हद तक अनिश्चय की स्थिति बनी है। बहरहाल हम बात आज करेंगे मध्य प्रदेश में सियासी गठबंधन के पौधारोपण की। इन दिनों बरसात में हर जगहों पर पौधारोपण को लेकर अभियान चल रहा है, तो सियासत में भी गठबंधन के वृक्षारोपण की इबारत लिखी जा रही है। अब खबर आ रही है कि एमपी के 3 स्थानों के लिए होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर पंजा की सवारी दिखाई देगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह प्रयोग किया गया था, जब खजुराहो की सीट सपा के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी थी। हालांकि प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो जाने की वजह से गठबंधन को ताकत दिखाने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन अब लगता है कि विधानसभा उपचुनाव की सही साथ ही हाथ बढ़ाने की तर्ज पर दोस्ती को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी ने आगामी 3 विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है। यह गठबंधन राज्य में बीजेपी को चुनौती देने के उद्देश्य से किया गया है। बुधनी विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव होगा और विजयपुर में भी उपचुनाव होगा, जहां कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीना में मौजूदा कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उपचुनावों के लिए दोनों पार्टियों की संयुक्त बैठकें होंगी। उम्मीदवारों का चयन भी मिलकर किया जाएगा। प्रचार अभियान भी दोनों पार्टियों की संयुक्त ताकत से चलेगा। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सपा का बुधनी और बीना में जनाधार नहीं है, लेकिन सपा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर सकते हैं। विजयपुर में बसपा का जनाधार सपा से बड़ा है, लेकिन फिर भी गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन आगामी उपचुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। संयुक्त प्रचार और रणनीति के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन क्या रंग लाएगा और दोस्ती की दास्तान कितनी लंबी चलेगी। तो इसी पर चर्चा भी करेंगे। एमपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है और इसको लेकर जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसकी बानगी देखने को मिली, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में जिन 3 सीटों पर आके उपचुनाव होना है विधानसभा की, इन सीटों पर अब सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मूड में है। इसी पर क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ उनका मानना है, क्या आगे का सोचना है, किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देंगे, इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जैन मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गई है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़ेंगे। यश जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी के साथ ही यश जी भी रहेंगे। मुक्ता जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार एक्टिव मोड में रहती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन चला भी और जो बनाया गया रणनीति काम भी आई, अब मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चर्चा है कि अब सपा और कांग्रेस गठबंधन करने जा रहे हैं, बीजेपी को चुनौती देंगे। क्या कुछ इनकी रणनीतियां हैं? क्या आपको लगता है कितनी टक्कर ये गठबंधन के तहत दी जाएगी और किस तरह का आगे का सिनेरियो मध्य प्रदेश की राजनीति का नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस इस बार जो विधानसभा में उसकी करारी हार हुई, फिर लोकसभा में जिस तरह से उसका जो स्कोर 0 रहा, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस काफी अपने आप को समय के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति अपना रही है, माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है, संवाद हो रहा है, लगातार इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। और देखिए, अमरवाड़ा अगर हम उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सोचे समझे रणनीति के तहत काम किया। एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिससे लोगों के, जनता के आस्था का सवाल था, और उसका फायदा ऐसे हुआ कि भले ही वो सीट हार गए, लेकिन 25,000 की मार्जिन को वो 3,000 पे ले आए। और अब देखिए, जो 3 उपचुनाव होने हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लगातार हम देख रहे हैं, भले ही मध्य प्रदेश में करारी हार रही हो कांग्रेस की, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन कई राज्यों में, इंपॉर्टेंट राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये जो गठबंधन है वो रंग लाई है।
तो अब वो प्रयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इससे देखिए वोट प्रतिशत का तो फायदा होगा, क्योंकि वोट कटेंगे नहीं, क्योंकि वोट जो कटते हैं, जो सपा में जाते हैं, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब मिलके रहेगा तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बीजेपी को नुकसान होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए, क्या रणनीति बन रही है, ये इस तरह का जो गठबंधन है, इससे कितना फायदा होना है इन तीनों उपचुनाव में, हम यश भारती जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। किस तरह का आपको लगता है ये जो रणनीति है, जो ये गठबंधन की राजनीति है, इसका फायदा मध्य प्रदेश में इन तीन उपचुनाव जो 3 सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जब मिलजुल करके कोई काम करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। कांग्रेस पार्टी से अभी भी जो हम देख रहे हैं लगातार ये जो उपचुनाव होने हैं, ये इन उपचुनाव में भी आप देखिए, बुधनी को छोड़ दें, बुधनी में भी जनता के साथ धोखा किया गया। मामा लाडली बहनों से वादा किया था कि 3,000 रुपए देंगे, मामा खुद तो दिल्ली चले गए, अब 3,000 देगा कौन? इस बात को लगभग 7 महीने हो गए, 3,000 की बात करने वाला मध्य प्रदेश में कोई बचा नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान जी को अगर दिल्ली जाना था या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली भेजना था, तो ये 3,000 का झूठा वादा क्यों? तमाम एमएसपी के वादे क्यों? बेरोजगारी के लिए रोजगार के वादे क्यों? किसानों से उनकी फसल की वादे हुए, ये सब शिवराज सिंह जी चौहान के आगे करके किए गए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर सभाएं किसी ने करी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने करी। तो जितने वादे थे सब धोखे रहे, उनको दिल्ली भेज दिया गया। नए मुख्यमंत्री लेना नहीं चाहते जिम्मेदारी, ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदारी लेना चाहता है। अब बुधनी में उपचुनाव है, वहां तक ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे शिवराज सिंह। अब ये रामनिवास रावत जी क्यों, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सरकार बन चुकी थी, उसके बाद उनको कांग्रेस की सदस्यता बिना त्यागे, भारतीय जनता पार्टी की बिना सदस्यता लिए सीधे मंत्री बनाना, और मंत्री के साथ साथ भी पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री, 1 घंटे में 2-2 शपथ, चाहे वो त्रुटिवश हुई हो, लेकिन ये त्रुटि इतनी असाधारण नहीं है। मुझे लगता है पहले उनको राज्य मंत्री के लिए लॉलीपॉप दी गई, जब वो संतुष्ट नहीं हुए या कहीं भीतर खाने में कोई बात हुई, तब उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पुराने नेता ये कह रहे हैं मैं त्यागपत्र दे दूंगा, अपनी पत्नी से भी सांसद का त्यागपत्र दिलवा दूंगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में जो झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े जनता देख रही है। जो विश्वासघात शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से करवाया गया, ये जनता देख रही है। तीसरा सबसे बड़ा बात है, जो मोदी जी की गारंटी थी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, तो भाई बुधनी में 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? विजयपुर में रामनिवास रावत जी के माध्यम से 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? बीना में 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? ये जो अब आर्थिक दंड जनता को मिलने जा रहा है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का धोखे वाला वादा किया था, जो वादा खिलाफी 2 महीने भी नहीं हुए अभी बीते हुए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लगातार उपचुनाव का आर्थिक बोझ जनता पे डाल रही है, जनता देख रही है। और हम मिलजुल करके इस आर्थिक बोझ से जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको एक्सपोज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हटाने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यश जी, देखिए आपने तमाम चीज़ों को बताया, किस तरह से आपकी रणनीति है कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, किस तरह की राजनीति की है, जनता देख रही है। लेकिन एक सवाल आपसे बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से 29 सीटों पर 1 सीट आपको गठबंधन में मिली थी खजुराहो, वहाँ से भी आपका जो पर्चा था निरस्त हो गया था प्रत्याशी का, वहाँ कोई कहे कि फिर विपक्ष से कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन अब 3 सीट और उपचुनाव होना है। जब 29 में से आपको 1 सीट मिली थी, तो इन 3 सीटों पर क्या आपको 1 सीट मिलेगी, या फिर आप प्रचार प्रसार का हिस्सा रहेंगे? देखिए, लड़ाई बड़ी है और धोखेबाजों से लड़ाई है। जिस भी लेवल पे ये धोखा देते हैं जनता के साथ में, सरकारी व्यवस्था के साथ में, अधिकारियों के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए, जैसा आपने बात करी, खजुराहो में यही हुआ, अधिकारियों के अधिकार का दुरुपयोग किया गया। अभी मैं आपके यहां मेहमान की तरह आया हूं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, यहां आप मुझे पक्ष रखने का पूरा मौका देंगे। अगर मौका नहीं देते हैं तो यह आप अपनी पत्रकारिता के साथ या अपने मेहमान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मुझे मेरी बात रखने का अगर मौका नहीं मिल रहा है और आपने बात रखने के लिए बुलाया है, तो यह नाइंसाफी है। उसी तरीके से हमारे संविधान में और कानूनी व्यवस्था में अगर कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, तो न्यायाधीश की यह जिम्मेदारी है कि भले ही जब तक व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हुआ, उसको अपना पूरा पक्ष रखने का अधिकार है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में चुनाव लड़ना चाहता है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसका पूरा फॉर्म पूरा भरा हो, उसको संतुष्ट करे और उसके चुनाव अधिकार
चुनाव लड़ने के अधिकार से उसको वंचित नहीं होने दें। अगर खजुराहो में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने से वंचित हुई है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की नाकामयाबी है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के कारण उसमें अत्यधिक दबाव बनाएगा। जो भी व्यक्ति खजुराहो लोकसभा से चुनाव लड़ता उसको उसके अधिकार से वंचित निश्चित तौर पर रखा जाता, कैसे भी करके उसका फॉर्म रिजेक्ट कराया जाता, जैसे अन्य जगह पे किया सूरत में, इंदौर में, और खजुराहो एक बड़ा उदाहरण है उसका। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बातें आपने कही। चर्चा का विषय समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण गठबंधन भी है, तो निश्चित तौर पर आपको मैंने समय भी दिया और बड़ा धैर्यपूर्वक मंजरी जी ने पूरा बात को सुना। मंजरी जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से यश भारती जी कह रहे हैं कि जो एक सीट थी शिवराज सिंह चौहान की जहां से वो खाली हुई, वहां उपचुनाव होना, तो शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को लेकर जो की गई थी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, दिल्ली पहुंच गए, तो उनको लेकर कुछ नाराजगी की बात कह रहे हैं। जिस तरीके से बाकी सीटें खाली हुई हैं, जो भी राजनीति बीजेपी करती है उसके कई तरह के सवाल उन्होंने उस पर खड़े किए हैं। और महत्वपूर्ण बात गठबंधन को लेकर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से जब भी कोई पौधारोपण होता है, कोई पौधा का बीज डलता है, तो वो तुरंत भले ही उसमें फल ना आए, लेकिन एक समय बाद उसमें फल आता है, फलता है, फूलता है, लोग उसके फल का लुत्फ उठाते हैं। तो ठीक वैसे ही गठबंधन अब तैयार हो रहा है। आज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी सामने आई है और विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर धराशायी नजर आया है। लेकिन ये गठबंधन आगे जिस तरीके से रणनीति पर सपा चल रही है, कांग्रेस चल रही है, आगे आपको चुनौती दे सकती है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा। मंजरी जी। नहीं, देखिए, हम अपने काम करने में भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और हम जनता के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, सपा की या अन्य दलों की बात करूं तो मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में इनका कुछ वजूद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति अलग तरीके की है। यहाँ पर कांग्रेस मुख्य पार्टी के रूप में रहती है और भारतीय जनता पार्टी जो है, बस दो पार्टियों का ही यहाँ पे हमें अभी तक वर्चस्व देखने को मिला है। अब आगे की क्या रणनीति है, क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि सपा जो है, क्योंकि है ना, उत्तर प्रदेश की एक अलग परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थिति है। वहाँ पर हर तरीके से आप देखिए, चाहे हम वहाँ के जो कास्ट का जो है वो हम देखते हैं, वहाँ की हर चीज अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है और मध्य प्रदेश का रहन सहन, यहाँ की प्रथाएं, यहाँ के लोगों की सोच बहुत अलग है उत्तर प्रदेश से। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है वही मुख्य प्रमुख दल है। और हमने देखा कि कांग्रेस की क्या हालत हुई, बहुत कॉन्फिडेंस में थे। विधानसभा के चुनाव में भी क्या हुआ, तो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो एक इकलौती सीट थी, वो भी हम जीत गए। हम 2014 में 27 पे थे, 2019 में हम 28 पर थे और हमने जैसा कि कहा था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो हम जीते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर जनता को भरोसा है, माननीय मोदी जी के संकल्पों पर जनता को भरोसा है। जिस तरह से आज जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश के शासन काल में जनता तक पहुंची है, सिर्फ योजनाएं कागज पर नहीं बनी है, लोगों तक पहुंची है। वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रहते हैं, जिसकी हम बात करते आए हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शकों ने जो बात की है अंत्योदय की, हमने वो लेकर अंत्योदय के उत्थान के लिए हमने जो योजनाएं बनाई थी वो वहां तक पहुंची है और जनता ने उनका लाभ लिया है। इसलिए देखिए, विधानसभा में भी हमको भारी बहुमत से विजयश्री मिली और लोकसभा में भी। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि लाडली बहना वाली बात जो आपने की, तो मैं ये बात बता दूं, और हर डिबेट में ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ही मुद्दा लेके, या समाजवादी पार्टी अब वो गठबंधन में है तो वो उनका एक ही, वो जो उनको रटा रटाया एक है कि बस लाडली बहना। तो लाडली बहना के लिए जब घोषणा हुई थी, तभी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा उस हिसाब से इस योजना में पैसे बढ़ाए जाएंगे। तो पहले 1000 से शुरू हुई, फिर 1250 किए गए। अब जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ये भी चिल्ला रहे थे कि जैसी सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान जी या मुख्यमंत्री नहीं। बिल्कुल इसमें चर्चा हुई। मंजरी जी, एक पारंपरिक सवाल उन्होंने किया जो लगातार वो चर्चा में उठाते आए हैं। लोकसभा के बाद योजना बंद कर दी जाएगी, विधानसभा के बाद योजना, तो ये शगुफे फेंकते रहते हैं, यूं तो भ्रम की राजनीति करते आए हैं।
नकारात्मकता से भरे हुए हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजरी जी, विपक्ष का एक और पारंपरिक सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने बाकायदा एक उदाहरण के जरिए यश जी ने समझाया, जिस तरीके से पत्रकारिता का उदाहरण उन्होंने दिया, वाकई में वो उदाहरण उन्होंने बाकी में जो जनता इस पूरी डिबेट को देख रही है वो कहीं ना कहीं अच्छे उदाहरण के तहत उन्होंने समझाया, तो एक जनता को समझ भी आया होगा। लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि पर्चा अगर निरस्त होता है और बीजेपी जिस तरीके से प्रेशर की राजनीति करती है और जिस तरीके से संविधान को लेकर सवाल उठाते हैं, मैं चाहूंगा इस पर एक आप क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं मुक्ता जी के पास आगे जाऊंगा। संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने कई बार की। 1975 में 25 जून को वो काली रात थी जब संविधान की हत्या कर दी गई। 90 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया शासनकाल, कांग्रेस के शासनकाल में, और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यदि मैं एक बात करूं कि इन्होंने कई बार संविधान को तोड़ा और मरोड़ा, तो एक पुष्टिकरण की राजनीति के लिए और एक वर्ग को खुश करने के लिए यश जी कुछ कह रहे हैं, क्विक रिएक्शन। इमराना का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना जजमेंट दिया था, उसको बदलने के लिए इन्होंने संसद में नया कानून लेकर आए। ठीक है मंजरी जी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रेशर की राजनीति करते हैं, तो हम प्रेशर की राजनीति नहीं करते हैं। अगर प्रेशर की राजनीति जनता स्वीकार करती तो कांग्रेस कभी सत्ता से हटती नहीं, क्योंकि प्रेशर की राजनीति करती आई है कांग्रेस और जनता ने इसको समझा। ठीक है यश जी, क्विक रिएक्शन आपका। मंदिर में भगवान होती है जनता। भाई इन्होंने 2-3 सवाल किए हैं, सही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंजरी जी मेरी आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। तो जनता ने हमको पसंद किया है, भारी बहुमत से। ठीक है, जनता ने बीजेपी को पसंद किया है यश जी। ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुने ना मंजरी जी, 1984 उन्होंने सवाल उठा लिया, अब जवाब तो सुने। बहुमत में आ गई। ठीक है मंजरी जी, आपने इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया रख दी है, आप जो कहना चाह रही हैं वो हम समझ गए हैं और हमने उन पे सवाल भी कर दिया है। यश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ा चिंतित होती है, सवालात उठाती है कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है। इनको मध्य प्रदेश के इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। अभी कुछ दिन जरूर हो गए 2 पार्टी सिस्टम बन गया है, नहीं तो मध्य प्रदेश समाजवादियों का गढ़ था। चाहे विंध्य देख लें, चाहे ग्वालियर चंबल देख लें, चाहे बुंदेलखंड देख लें, मालवांचल देख लें, मामा बालेश्वर, तमाम समाजवादियों के मैं नाम गिना दूंगा, वो इन्होंने तो नाम भी नहीं सुने होंगे राजनीतिक रूप में। तो ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, जहां हर असमानता को खत्म करने के, चाहे महिला पुरुष को लेकर के हो, चाहे अमीर गरीब को लेकर के हो, काले गोरे को लेकर के हो, किसी भी तरीके असमानता को खत्म करने के लिए समाजवादियों ने आंदोलन किए हैं और समाजवादियों ने यहां बेहतर शासन किया है, मिलजुल करके शासन किया है। और ये भूल जाएंगे जनसंघ की राजनीति को, अगर ये चाहें तो पता कर लें किस तरीके की है। दूसरी बात, इन्होंने कहा सपा की बात। सपा की मैं बात बता दूं तो 230 विधानसभाओं में अगर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2018 में जमानत जब्त हुई तो पृथ्वीपुर विधानसभा से जब्त हुई, जहां इनके लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और वो सपा के कारण हुई। वहां पहले नंबर पे कांग्रेस रही, दूसरे नंबर पे सपा रही और भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे थी और जमानत जब्त हुई थी। तो ये जमानत जब्त करने वाली बात अगर मैं बताऊंगा तो ये बेहतर समझ पाएंगे। ये चुनाव है, जनता के बीच में लड़ते हैं, ये अपने आप का एकाधिकार ना समझे मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, ये जो लगातार शासन की बात करें, यही बता दें 3000 कब मिलेंगे, कब बजट एलोकेशन होगा, आप ही बता दीजिए। शिवराज जी तो बड़ा स्लैब बताते थे, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 3000, आखिर 1250 पे आके गाड़ी रुक क्यों गई? एमएसपी की जो बात थी 2700 रुपए गेहूं पे देने की, वो आखिर 150 रुपए बोनस देकर के 2450 पे क्यों रुक गई? बेरोजगारों से रोजगार देने के नाम पे आपकी प्रवेश परीक्षा व्यापम बदनाम हो गई, 3-3 बार आपने उसके नाम बदल दिए और आपने विधानसभा में सिंधिया मैडम ने यह बताया कि आप बेरोजगारों से 1000 करोड़ रुपए लगभग प्रवेश परीक्षाओं के नाम पे, फॉर्म भराने के नाम पे पैसे लेते हैं और 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। यानी आपने तो बेरोजगारों से भी रोजगार ढूंढ लिया और उनसे भी पैसा कमाने से बाज नहीं आए। तो आप किसी भी स्तर पे कमाई का साधन ढूंढना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इवेंट करना चाहते हैं। इवेंट के लिए जनता की गाड़ी कमाई। प्रति व्यक्ति आज मध्य प्रदेश में कितना आर्थिक बोझ पे है, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो कितना कर्जदार है, किस बात पे कभी आपने चिंतन मनन किया है? जो आपकी केंद्र की सरकार है कितना आर्थिक बोझ डाल रही है, कितना कर्ज के साथ बच्चा पैदा हो रहा है, इस पे कभी चिंतन मनन किया है? आपने लाडली बहन विधानसभा चुनाव में उठाए और परिणाम हमने सबने देखे हैं। निश्चित तौर पर हम एक बार फिर जो आपके समर्थक है उम्मीद करेंगे ये सवाल फिर उठेंगे और जो उपचुनाव में तस्वीर बदलेगी। मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से पहले मंजरी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, वहां जातिगत समीकरण अलग बैठते हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी का इतिहास यश जी ने भी बताया कि यहां पर समाजवादियों का गढ़ यहां पर रहा, चंबल का एरिया गिनाया और तमाम तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, तो ऐसे में फिलहाल जो वर्तमान स्थिति हम देखें 3 सीटों पर उपचुनाव है, कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? जिस तरीके से जातिगत फैक्टर की बात की जाती है, क्या वो जो समीकरण यहां बैठ पाएंगे या फिर सपा की एक बार फिर से यहां पर जो नींव है वो तैयार होगी और आने वाले कहें कि अगले विधानसभा चुनाव में
इसमें तस्वीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी को इससे कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, जो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, जो वोट डिफरेंस आ जाता है, जैसे बीजेपी का वोट जो है वो परंपरागत बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस का कांग्रेस को, सपा का सपा को, तो जो सपा का वोट जो अब रहेगा वो कांग्रेस और सपा दोनों को, गठबंधन को मिलेगा। तो इससे उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि एक टक्कर तो मिलेगी बीजेपी को। आपको इस रूप में देखना चाहिए। यूपी की परिस्थिति तो जाहिर तौर पे अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, लेकिन जिस तरह से यश जी बता रहे हैं कि गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का शुरू से, और अब अगर गठबंधन की ओर है, हम लगातार देख रहे हैं कि ये गठबंधन की जो राजनीति है कांग्रेस की, कांग्रेस और अन्य दलों की, कांग्रेस और सपा की, वो अगर अन्य प्रदेशों में रंग ला रही है और एक कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, तो मध्य प्रदेश में भी इसीलिए ये प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए एक प्रयोग हो रहा है और जिस तरीके से यूपी में आपने पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़े, उसके चलते भी एक मजबूती यहाँ पर आपकी दिखाई देगी और वो लगातार चुनौती के विषय में चर्चा भी हो रही है। लेकिन यश, एक सवाल ये बनता है कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन था, जिस तरीके से दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए गठबंधन रहे, वहां फिर यहाँ पर गठबंधन टूट गया और तमाम तरीके के अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं। वहीं अब सवाल जरूर बीजेपी उठाती है कि आप मध्य प्रदेश में आज साथ है, कल कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने जमकर राहुल गांधी पर यह निशाना साधा था, वो भी उस वक्त जब गठबंधन की चर्चा भी थी और गठबंधन की शुरुआत भी हो गई थी। नहीं ऋषभ भाई, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। राहुल गांधी पे कभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई बात नहीं कही। वो कमलनाथ, मेरी बात सुन, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कमलनाथ जी को लेकर बात थी, जो उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर के थोड़ी सी तलखियां हुई थी, वो तलखियां बाद में खत्म हो गई। कमलनाथ जी एक बुजुर्ग नेता है, तो बुजुर्ग होने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को बुलाने के लिए कार्यकर्ताओं का, और हम उस बात को भूल चुके हैं। बड़ी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की अराजकता से लड़ना है, उस अराजकता को खत्म करना है, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। जैसा अभी भारतीय जनता, ऋषभ भाई मेरी एक अंतिम बात सुन लीजिए। जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और भारतीय जनता पार्टी के बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं इमरजेंसी को लेके, अरे इमरजेंसी के हीरो लोग कौन थे? इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, उनके बेटे संजय गांधी उसको लागू करने में प्रमुख भूमिका में थे, और उनकी पत्नी मेनका गांधी उनके साथ में थी। वो मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी भी रही, उनका बेटा भी प्रत्याशी रहा, सांसद रहा भारतीय जनता पार्टी से। तो आप एक तरफ आपातकाल को बुरा बताते हो और आपातकाल के हीरो को अपने साथ शामिल करके केंद्रीय मंत्री बनाते हो। ये दोहरे मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी खिलाफत में हम लोग लड़े और जनता को बाहर निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल कम शब्दों में मुक्ता जी, क्योंकि एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला तो अब यहाँ से नजर आएगा। कहा ना, अमरवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस ने एक रणनीति अपनाई, कोशिश की, 25,000 से 3,000 पे वो ले आए वोट को, तो इस तरह से ये 3 सीटों पे जो उपचुनाव है उसमें ये गठबंधन का प्रयोग है, तो वो कांग्रेस निश्चित तौर पर समय इतना ही है और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत अब रणनीति बना रही है। क्या कुछ जिस पौधरोपण हुआ है गठबंधन का, कितना बीज आगे फलता है, फूलता है, क्या पेड़ बन पाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक दिलचस्प मुकाबला फिर एक बार देखने को मिलेगा, जब उपचुनाव होना है और 3 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत आगे बढ़ेगी और बीजेपी अपनी सक्रिय राजनीति जो एक्टिव रहती है वो यहां से दिखाई दे रही है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला आगे दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।